नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में भारतीय इतिहास को 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक पढ़ा, तो आज हम 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ये पूरा पुस्तक हमारा मध्यकालीन इतिहास को कवर करेगा, तो आइए आज हम उसी मध्यकालीन इतिहास के बारे में और आगे पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। आप तीसरे अध्याय का नाम देख सकते हैं, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग का केंद्र क्या होगा? दिल्ली होगा, और उस पर शासन करने वाले राज्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली रही? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, है ना। तो इसीलिए हम लोग 12वीं से 15वीं शताब्दी के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें और आगे बता रहा है दोस्तों कि 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। चौहान कौन थे? जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलित थे, है ना। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक राजधानी में बदल गई, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं कुछ खास नगर, जैसे तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोजाबाद। दोस्तों, ये मानचित्र 13वीं शताब्दी का है ना। तो उसमें आप दिल्ली सल्तनत के कुछ नगरों को आप देख सकते हैं इस तरीके से। आइए अपने चैप्टर में हम लोग जो महत्वपूर्ण चीजें उनको पढ़ते समझते हैं। दोस्तों, इस तालिका में दिल्ली के शासकों के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी महत्वपूर्ण दिल्ली के शासक हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे दी हुई है, और उनके वंशों के बारे में भी दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है राजपूत वंश का। इसमें आपको तोमर के बारे में दिया हुआ है। तो तोमर का जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम अनंगपाल था। उसका शासनकाल कब से कब था? 1130 से 1145 तक के बीच। दूसरा, आप चौहान वंश देख रहे हैं, जिसके प्रमुख शासक थे पृथ्वीराज चौहान। इनका शासनकाल कब से कब था? 1175 से 1192 तक। तो ये सारे वंश आपके राजपूत वंश थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्रारंभिक तुर्की शासक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभिक तुर्की शासक के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो उनका शासनकाल अगर हम पूरे तुर्क शासक का देखें तो 1206 से 1290 तक था। इसके प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक था। इनके बाद इल्तुतमिश आते हैं, जिनका शासनकाल 1210 से 1236 तक था। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी राजिया सुल्ताना राजगद्दी पे बैठती हैं, जिनका शासनकाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1236 से 1240 तक था। और फिर आपको गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल देखने को मिलेगा, जो कि 1266 से 1287 तक था। दिल्ली सल्तनत में हम लोग दूसरे वंश को देखें तो खलजी वंश देखने को मिलता है, जिनका शासनकाल 1290 से 1320 तक के बीच था। तो खिलजी वंश के संस्थापक राजा जो थे उनका नाम जलालुद्दीन खलजी था, जिनका शासनकाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1290 से 1296 तक था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है, जो कि 1296 से 1316 तक था। दिल्ली सल्तनत में अगर हम खलजी वंश के बाद देखें तो तुगलक वंश आता है, जिनका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 1320 से 1414 तक। इसमें पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से 1324 तक होता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1324 से 1351। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक है। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिज्र खां थे, और इनका शासनकाल आपको 1414 से 1421 के बीच देखने को मिलेगा। और दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम वंश की बात की जाए तो लोधी वंश देखने को मिलता है, जिसके शासक थे बहलोल लोधी। इनका की शासनकाल आप देखेंगे तो 1451 से 1489 के बीच तक देखने को मिलता है। और लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और आपको आगे चल करके मुगल सल्तनत देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। तो दोस्तों, इस टेबल से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, तो इस टेबल को आप अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए और आगे पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एकवचन, तारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे।
जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, है ना। तो त्वारिख को लिखने वाले कौन कौन से हो सकते थे? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी हो सकते थे। आइए दोस्तों, इस बॉक्स में दिया हुआ न्याय चक्र, इसको पढ़ लेते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। त्वारीख के बारे में और कुछ बातें बता रहा है यहाँ पे। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, जबकि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की बात हो रही है। तो जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद क्या होते हैं, इनको यहाँ पे समझाया गया है। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। वहीं बात लिंग भेद की जाए तो स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसी को आदर्श समाज मान करके जो तारीख के लेखक होते थे वो अपने राजा को सलाह देते थे। वही आगे बता रहा है कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी राजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे कि योग्यता होने के बाद भी मिनाज सिराज राजिया को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो ऐसी मानसिकता थी पहले के इतिहासकारों का। आइए राजिया के बारे में मिनाज सिराज के विचार को पढ़ते हैं। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। राजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से राजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुषों होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। उसका नाम दिद्दी से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब आइए दोस्तों, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन पे नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। दोस्तों, इस बॉक्स में गुलाम के बारे में बताया गया है। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे बता रहा है, खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। यहाँ पे आश्रित को परिभाषित किया गया है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही
प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। आइए इस बॉक्स में देखते हैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी जन के बारे में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल, फिरूज हजाम नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। आगे बता रहे हैं, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को विभिन्न प्रकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। दोस्तों, इन शब्दों को आप याद करते चलिएगा। इलाकों को इक्ता कहा जाता था और इन्हें संभालने वाले अधिकारियों को मुफ्ती या इक्तादार कहा जाता था। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करना होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें तथा तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज पर लगभग 50% होता था। दूसरा था मवेशी पर तथा तीसरा था घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय ही रह पाता था। 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुट्टों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्रचित का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित किया हुआ वर्षा का जल। इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। तो यहाँ पे हमने सरदार और उनके किलाबंदी को देखा। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जो कि अब का आधुनिक उज्बेकिस्तान है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन कालों के प्रारंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। नेक्स्ट है दोस्तों 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखो। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा।
तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल एवं सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर इन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर में हम लोग ने बहुत सारे शासकों के बारे में पढ़ा, तो आप इनको नोट करके अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।